अब दौर शुरू होता है बंगाल के गवर्नर जनरल का। तो आइए समझते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था और इसने क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। सबसे पहले बेसिक तो ये आपको याद रखना है कि 1773 में आया और 1773 से 1785 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है, 85 तक। इसके बाद 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस ही वो व्यक्ति है जिसे आप कह सकते हो कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का एक वास्तविक संस्थापक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्या किया, तो 1772 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, डुअल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और 1774 में इसी के समय में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अंतर्गत शुरू किया गया। कहां पे, कलकत्ता में। उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, मुख्य न्यायाधीश था एलिजाह इम्पे, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स का मित्र था। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया उसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजाह इम्पे था और एलिजाह इम्पे वॉरेन हेस्टिंग्स का मित्र था। 1773 में इसने एक इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा एक राजस्व व्यवस्था भी लाया गया था 1773 में। समझिए राजस्व व्यवस्था को, इसको इजारेदारी की व्यवस्था कहते हैं, इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। और ये इजारेदारी व्यवस्था क्या है, इस इजारेदारी व्यवस्था की आप बात करोगे तो यह था भूमि को ठेके पर देने की प्रथा। ये क्या था, भूमि को ठेके पर देने की प्रथा, यानी कि एक प्रकार का यह भू राजस्व प्रणाली है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। अपने लगान को अच्छे तरीके से वसूल करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था को शुरू किया था। ये अस्थाई बंदोबस्त नहीं है, अस्थाई बंदोबस्त आगे चल करके कौन लेकर आएगा, अस्थाई बंदोबस्त आगे चल करके कॉर्नवालिस शुरू करेगा, लेकिन इसने क्या शुरू किया, इजारेदारी व्यवस्था को शुरू किया। और इजारेदारी व्यवस्था क्या है, इसे कहते हैं भूमि को ठेके पर लगान वसूली की व्यवस्था। समझना मेरी बात को, पहला पॉइंट, भूमि को ठेके पर, भूमि को ठेके पर देने की व्यवस्था, ठेके पर देने की व्यवस्था। देखो सबसे पहली बार अगर देखें तो सर्वप्रथम ये पंचवर्षीय योजना था, यानी इसको पंचवर्षीय बंदोबस्त कहा जाता है। यानी पहली बार जो ठेका देना शुरू किया गया था वो 5 वर्ष के लिए ठेका दिया जाता था, 5 ईयर्स के लिए। अब देखो ठेकेदार कौन बने, शहरी लोग जिनके पास खूब सारा पैसा था, तो वो ही शुरू कर दिया, यहाँ पे पंचवर्षीय बंदोबस्त शुरू कर दिया, है ना। अभी मैं ददनी प्रथा के बारे में बताता हूं, ठीक है, सुनो ध्यान से। भूमि को ठेके पर देने की व्यवस्था, और पहली बार पंचवर्षीय बंदोबस्त लाया गया था, यानी कि जो जमीन लगान वसूल करने के लिए ठेके पर दी जाती थी वो 5 वर्ष के लिए दिया जाता था। इसमें एक तरह से अबसेंटी लैंड लॉर्डिज्म आया, जो शहर में रहने वाले लोग थे वो जमींदार बन गए। और उनका उद्देश्य क्या था, आप खुद सोचिए कि अगर कोई आपको एक टेम्पो मिला चलाने के लिए कि 5 साल ही टेम्पो आपको चलाने को मिलेगा, तो आप क्या सोचोगे कि जितना ज्यादा टेम्पो चलाएं और उससे जितना ज्यादा मतलब कमाया पैसा जा सके, यही सोचोगे। यही हाल तो ये जो अबसेंटी लैंडलॉर्डिज्म था, जो शहरी लोग थे जो अब जमींदार बन गए ठेके पर लेकर के, ये क्या चाहेंगे कि जितना ज्यादा लगान वसूल कर सके। तो इनका एक ही लक्ष्य था, लगान वसूल करना, जमीन में निवेश करना इनका कोई उद्देश्य नहीं था। क्योंकि 5 साल के बाद इनको ठेका फिर से मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी तो थी नहीं, तो ये वापस जमीन में निवेश क्यों करे। तो ये जमीन में निवेश नहीं किया, इससे भूमि का जो उर्वरता है वो लगातार गिरने लगा, उत्पादन कम होने लगा, लगान व्यवस्था गड़बड़ा गई। तब जाकर के आप देखोगे 1776 में, 1776 में क्या किया गया, इसको 1 वर्षीय बंदोबस्त में बदल दिया गया, 1 वर्षीय बंदोबस्त में बदल दिया गया। कितने में, 1 वर्षीय बंदोबस्त में बदल दिया गया।
एक ही वर्ष के लिए। हालांकि ये एक वर्ष के लिए भी ठेके पर जो जमीन देने की व्यवस्था था ये उचित रूप से काम नहीं किया। इसने केवल किसानों का शोषण ही किया और जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिसको जमीन में निवेश करने से कोई मतलब नहीं था। वो केवल और केवल लगान वसूल करने का ही सोचता था, क्योंकि उसको पता है कि अगला इस साल ठेका मिला तो अगला साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी थोड़े ना है, इसकी गारंटी थोड़े ना है। तो ये इजारेदारी व्यवस्था आया था। ये कौन लाया था? ये लाया था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये बंदोबस्त लेकर आया। इसके बाद आप देखते हैं तो एक ददनी प्रथा था, ददनी प्रथा को अंत कर दिया। ददनी प्रथा क्या था? ददनी प्रथा का मतलब होता है पहले ही पैसा दे देना। जैसे आप देखो कि मान लो कि एक लड़का है राहुल, मैंने राहुल को क्या कहा कि राहुल ऐसा करते हैं, मैं तुमको 500 रुपया दे देता हूं, तुम हमको 5 पीपीटी बना के दे देना। मतलब पहले ही पैसा दे दिया, पहले ही पैसा दे दिया। तो इस प्रकार से काम कराने की जो व्यवस्था चलती थी उसको ददनी प्रथा कहा जाता है। और ददनी प्रथा बहुत शोषणकारी हुआ करता था। उस ददनी प्रथा को कौन कर दिया था? अंत वॉरेन हेस्टिंग्स ने अंत कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो जो सूर्यास्त कानून आएगा ना वो जमींदारी बंदोबस्त में आएगा। वो 1795-96 में जॉन सोर लेकर आता है सूर्यास्त कानून। अभी सूर्यास्त कानून नहीं आएगा। 1773 में कलकत्ता में टकसाल की स्थापना किया। किसने करवाया टकसाल की स्थापना? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने टकसाल। और टकसाल क्या होता है? टकसाल का मतलब होता है, टकसाल का समझिए, टकसाल का मतलब होता है सिक्के ढालने की व्यवस्था। टकसाल का मतलब क्या होता है? सिक्का ढालने की व्यवस्था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता ट्रांसफर किया था। यानी जो सरकारी खजाना था उसको कहां से कहां? मुर्शिदाबाद से कोलकाता ट्रांसफर किया। लगान ठीक तरीके से वसूल किया जाए इसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गठन किया। 1774 में इसी के समय में रोहिल्ला युद्ध हुआ था। 1774 में इसी के समय में क्या हुआ था? रोहिल्ला युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? रोहिल्ला युद्ध हुआ था। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और अंग्रेजों को लगा कि मराठों को भी हराया जा सकता है। मराठे ने दे पटकनी दिया अंग्रेजों को। तब अंग्रेजों को रियलाइज हुआ कि मायरे बाप, मराठे तो बड़े मजबूत हैं, इनसे टकराना मतलब भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को मिटाना है। तो संधि ही एक रास्ता है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठे हावी हो गए थे अंग्रेजों पर और अंग्रेजों को लगा कि ये नुकसान का सौदा हो सकता है। तो फिर मराठों की शर्तों पर 1782 में सालवाई की संधि कर लिया। 1782 में सालवाई की संधि किया, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति सालवाई की संधि के साथ हुआ था। 1780 से 84 में आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध हुआ। हैदर अली लड़ रहा था। हालांकि पहला युद्ध हुआ था 1767 से 1769 में, जो कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था। और उसमें भी कौन विजय हुआ था? उसमें भी विजय हुआ था, आपका याद रखिएगा, हैदर अली विजय हुआ था। मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। फिर से दूसरा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हैदर अली लड़ते लड़ते मारा गया युद्ध के मैदान में। 1780 में कहा जाता है कि उसकी 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, बीमार पड़ गया, युद्ध के मैदान में ही मारा गया। तब 1782 में युद्ध का नेतृत्व किया हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान ने, जो कि 1784 तक लड़ता रहा। और 1784 में इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। बाद में मैंगलोर की संधि हुई और मैंगलोर की संधि के द्वारा ये भी आपको समाप्त हो गया था। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किसके साथ हुआ? 1784 में मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि हुआ था 1784 में, 1784 में। और इसके युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि टीपू सुल्तान मजबूत था। मजबूत इसका निष्कर्ष निकलेगा कब? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आएगा तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध करेगा 1790 से 92, जिसमें टीपू सुल्तान को हरा देगा और हरा करके उसके साथ 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करेगा, जिसके माध्यम से टीपू सुल्तान का आधा साम्राज्य अंग्रेज ले लेगा।
और बाद में बेलेजली 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को हराकर उसकी उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध के मैदान में, और मैसूर को मिला लिया जाता है। कहां पे? मैसूर को मिला लिया जाता है अंग्रेजी साम्राज्य में, उसके साथ सहायक संधि कर लिया जाता है 1799 में। तो यहां पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। टीपू सुल्तान जो था वो एक संधि किया अंग्रेजों के साथ, हालांकि अंग्रेजों ने किया था संधि 1784 में मैंगलोर की संधि। ये सारा किसके समय में हुआ है? ये सारा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग के समय में। हेस्टिंग्स ने दस्तक प्रथा को समाप्त कर दिया। ये दस्तक प्रथा कब शुरू हुआ था? जब 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा, किसके द्वारा? जब 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, तब अंग्रेजों ने एक दस्तक की व्यवस्था शुरू किया था। दस्तक का मतलब एक पास हुआ करता था, परमिट सिस्टम हुआ करता था। इसका उपयोग करके बंगाल में कर मुक्त व्यापार किया जाता था। अंग्रेज इसको बहुत समय से कंटिन्यू कर रहे थे। बाद में क्या हुआ कि हेस्टिंग्स ने इस दस्तक प्रथा को समाप्त कर दिया और बंगाल में व्यापार को सर्वसाधारण के लिए खोल दिया। अब बंगाल का व्यापार में किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। अब बंगाल में सभी व्यापारियों को व्यापार करने का बराबर का अधिकार प्राप्त था। तो दस्तक प्रथा को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक प्रणाली का जनक माना जाता है। हेस्टिंग्स को क्या कहते हैं? भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस इसको कहा जाता है। इसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया। और दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी का मतलब वो नहीं जो आप लोग कहते हो कि मैं तेरी दीवानी, है ना। यहाँ दीवानी का मतलब है एक वैसा न्यायालय जिसमें सिविल मामलों की सुनवाई होगी। सिविल मामले जैसे विवाह, उत्तराधिकार, अनुबंध, समझौता, ये सब राजस्व, ये सब मामले दीवानी न्यायालय में सुनवाई किए जाते थे। और फौजदारी में दंड वाले मामले, कोई अपराध वगैरह किया तो वो कहां सुनवाई किया जाएगा? तो वो सुनवाई किया जाएगा आपका यहां। तो प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय की स्थापना किया और प्रत्येक जिले में एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया। और यही कारण है कि वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया कहा जाता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया। देखो, अंग्रेजों ने जब भारत में अपने राजनीतिक साम्राज्य की शुरुआत किया तो भारत में शासन चलाने में उसको मुश्किल आ रही थी। और मुश्किल क्यों आ रहा था? उसको मुश्किल इसलिए आ रही थी क्योंकि आप सोचिए कि जिस पर शासन करना है उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप शासन करने वाले लोग पर आप समझोगे नहीं, तब तक उसको अच्छे तरीके से उस पर शासन नहीं कर सकते हो। तो भारतीयों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, भारतीय विधि व्यवस्था को अच्छे तरीके से जानने के लिए, भारत के कानून रीति रिवाजों को अच्छे तरह से समझने के लिए क्या किया? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इसका जो गठन करता था, इसकी जो स्थापना किया था, वो एक प्राच्यविद ने किया था। उसका नाम था विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया। और विलियम जोन्स एक प्राच्यवादी था। प्राच्यवादी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो भारतीय भाषा और भारतीय ज्ञान का पक्षधर हो। इसको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। एक विलियम जोन्स एक ओरिएंटलिस्ट था और इसी के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। इवन कि आप देखोगे हेस्टिंग्स ने 1781 में 1781 में हेस्टिंग्स ने मदरसा की स्थापना किया कलकत्ता में। मदरसा की स्थापना किया कहां पे? कलकत्ता में। क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था ताकि मुस्लिम कानूनों का और मुस्लिम रीति रिवाजों का अध्ययन किया जा सके। मुस्लिम कानूनों व रीति रिवाजों का अध्ययन हेतु, कानूनों व रीति रिवाजों का अध्ययन हेतु, ठीक है। किसके अध्ययन हेतु? कानूनों व रीति रिवाजों का अध्ययन हेतु देखने को मिलता है, स्टडी करने के लिए। तो आप यहां भी देख सकते हो कि मुस्लिम कानूनों का तो 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। आगे चल करके कॉर्नवालिस के समय में 1791 में जोनाथन डंकन ने
वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना करेगा ताकि हिंदू कानून और रीति रिवाजों का विशेष तौर पर अध्ययन किया जा सके। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव क्यों रखी गई थी? ताकि भारतीय कानूनों के बारे में, भारतीय रीति रिवाजों के बारे में अच्छे तरीके से समझा जा सके। देखो, क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना, दो घटना कह सकते हो। एक है चैतसी का मामला और एक है नंद कुमार को मृत्युदंड। देखो, नंद कुमार को मृत्युदंड क्यों दे दिया गया? कहा जाता है कि नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर एक आरोप लगाया था कि वो बंगाल के नवाब से 3.5 लाख रुपया लेकर के उसको संरक्षिका घोषित किया है, ऐसी कुछ बातें किया। बंगाल के नवाब की विधवा से 3.5 लाख रुपया घूस लिया था, ऐसा नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया। लेकिन एक व्यक्ति था, उसने नंद कुमार पर केस कर दिया और कहा जाता है कि वो एक व्यक्ति ने नंद कुमार पर केस किया और कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट ने नंद कुमार की फांसी दे दिया, क्योंकि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का जज कौन था? चीफ जस्टिस एलिजाह इम्पे था। और एलिजाह इम्पे कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स का मित्र था। तो उसको दे दिया गया। तो नंद कुमार को जो मृत्युदंड दिया गया था, इसको इतिहासकारों ने न्याय की हत्या बताया कि ये तो न्याय की हत्या है। ये तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जानबूझ करके अपने ही लोगों से इस पर मुकदमा करवाया और बिना कुछ सबूतों के इसको फांसी दे दिया गया। यह तो है कि न्याय की वॉरेन हेस्टिंग्स ने हत्या करवाया कि अपने खिलाफ उठने वाले आवाजों को बंद कर दिया। तो ये नंद कुमार था। ये क्या था? नंद कुमार था। ठीक है, नंद कुमार। दूसरा मामला था बनारस के राजा चैत सिंह का मामला, क्योंकि चैत सिंह पर भी कुछ जबरदस्ती लगान वगैरह वसूल किया गया था। तो ये दो मामला वॉरेन हेस्टिंग के समय काल का, उस पर उसके कहा जाता है कि अनैतिक मामला था, जो अनैतिक तौर पर काम किया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है और ये पिट्स इंडिया एक्ट भी किसके समय में आया? वॉरेन हेस्टिंग के समय में आया। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने पिट्स इंडिया एक्ट का विरोध किया, कहा कि ये पिट्स इंडिया एक्ट अच्छा नहीं था, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन में कंपनी के शासन में बदलाव किए गए थे। और क्या बदलाव किया गया था? बदलाव ये किया गया था कि अब एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जो कंपनी के राजनीतिक मामलों का नियंत्रण करता। इस प्रावधान का विरोध किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने और विरोध करके वो 1785 में इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देके कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। तो 1785 में ये अपने पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और जब वो इंग्लैंड लौटा तो इंग्लैंड में उसके खिलाफ हाउस ऑफ लॉर्ड में, जो कि ब्रिटेन के संसद का उच्च सदन है, वहां उस पर महाभियोग चलाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के खिलाफ महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। हालांकि 7 वर्षों तक केस चला, बाद में इसको महाभियोग के आरोप से मुक्त कर दिया गया, दोष मुक्त घोषित किया गया, लेकिन इस पर महाभियोग चलाया गया था। क्योंकि 1785 में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ये लौट गया त्यागपत्र दे करके। तब जब 1785 में गया तो इस पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या चलाया था? इस पर महाभियोग चलाया था और 1784 में इसकी कहानी समाप्त हो जाती है। 1784 में जब इसकी सत्ता समाप्त हुई तो एक थोड़े समय के लिए आप कह सकते हो कि एक कार्यकारी गवर्नर जनरल बना था। उसका नाम था जॉन मैकफरसन। क्या नाम था? जॉन मैकफरसन नाम था और ये कार्यकारी गवर्नर जनरल था। एक्टिंग गवर्नर जनरल के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि अचानक से इस्तीफा देकर कौन चला गया? अचानक से इस्तीफा देकर के वॉरेन हेस्टिंग्स चला गया, तो भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त, मतलब खाली हो गया। तो थोड़े समय के लिए, 1 साल के लिए कार्यकारी गवर्नर के रूप में काम किया था जॉन मैकफरसन। इसके समय का कोई महत्वपूर्ण निर्णय है नहीं, क्योंकि कोई घटनाक्रम घटित नहीं हुआ। और 1 साल कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल